टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस वाली वीडियो में तुम्हें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। तो अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को तुम थोड़ा तेज देख लो या फिर खुद ही एनसीईआरटी से पढ़ लो और फिर क्वेश्चंस कर लेना मेरे साथ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तुम्हारे नीट 2023 के, तो ये जो तुम्हें चैप्टर है इससे मिले थे 5 क्वेश्चन। तो 5 4 मार्क्स के, अर्थात तुम 20 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर कर पा रहे थे, ठीक है। ये चैप्टर हमेशा से बहुत ज़्यादा नंबर का रहा है, मतलब इससे तुम्हें 5-6 क्वेश्चन दिख सकते हैं आराम से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें मतलब नीट 2023 की ही, तो उसमें तुम्हें टॉपिक्स जो दिखे थे जहाँ से क्वेश्चन आए थे, दोज वर प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इसके अलावा वी हैड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा हमारे पास था तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस से। तो तुम जेनेटिक डिसऑर्डर्स और पेडिग्री एनालिसिस इससे तो समझ के रखो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये एकदम श्योर बात है कि ये दोनों टॉपिक्स क्वेश्चन ज़रूर देंगे, इनसे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक एकदम क्लियर होने चाहिए अपने को। तो अब बेसिक्स की बात करते हुए कि इनहेरिटेंस होती क्या है। तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो ये आपका पासिंग डाउन है कैरेक्टर्स का, फिर ट्रेट्स का, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, राइट। होता कैसे है ये होता है तुम्हारे थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे तुम्हारी आंखों का कलर हो गया, राइट। आंखों का कलर पेरेंट्स से मैच करता है ना। हाइट अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली आपकी हाइट आपके पेरेंट्स जैसी होती है, होता है ना। आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स पे जाती है, तो दैट इज इनहेरिटेंस। इसको अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो पास डाउन करने, मतलब बायोलॉजी से हट जाए तो इनहेरिटेंस पास डाउन कैसे होता है। तुमने अपने दादाजी का खेत इनहेरिट कर लिया, इनहेरिटेंस, वैसी वाली इनहेरिटेंस है ये अपने। अब आते हैं हम लोग वेरिएशन पे। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है कि तुम्हारे पेरेंट्स और प्रोजेनी में कितना डिफरेंस होगा, राइट। तो क्या है ये? इट इज द डाइवर्सिटी और डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स इन द सेम स्पीशीज। बेसिकली हम ये अपने इस वक्त प्रोजेनी और पेरेंट की ही बात कर रहे हैं। और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे नाम अपने को दिखता है मेंडल्स लॉ। मेंडल कौन है अपने? ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कंडक्ट किए हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। किस पे किए हैं? कार्डन पीस पे। कार्डन पीस क्या होती है तुम्हारी? पाइसम सटाइवा, साइंटिफिक नेम है इसका। राइट। ये कौन से साल में हुए हैं? 7 साल में हुए हैं, 1856 टू 1863। ये तुम्हारा पीवाईक्यू रह चुका है, ठीक है ना। तो एक बार दिमाग के पीछे थोड़ा याद कर लोगे साल तो कोई इशू नहीं आएगा। इतने दिन तो याद करते ही हो तुम, थोड़ा सा और ही सही। अब डिफरेंस क्या है इस ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ पर्टिकुलरली और इससे पहले जो हुआ वो, या फिर इसमें क्या नया क्या है। तो ये जो है तुम्हारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक पहली बार लगाया गया है बायोलॉजी में। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो तो मैथ से भागते हैं, पर यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स का ही यूज़ देखा, ठीक है। अब अगर तुम पूछो कि इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे तुम्हारे कुछ फ़ायदे होते हैं, राइट। तुम जो है पैटर्न्स या ट्रेंड्स देख सकते हो, क्योंकि डेटा एनालिसिस हुआ ना, तो पैटर्न्स या ट्रेंड्स दिख सकते हैं आपको।
इसके अलावा आपको अपने डेटा पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना। और क्या है, नो रैंडम चांस। ऐसा नहीं है कि उसी पौधे में हुआ था, आपके पास रैंडम चांस की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर्स है ना, नंबर से यू कैन प्रूव, तो इट्स नो रैंडम चांस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो पहला रीजन है। दूसरा, लार्ज सैम्पलिंग साइज। देख रहे हो, लार्ज सैम्पलिंग साइज यूज हुई थी। लार्ज सैम्पलिंग साइज से क्या होगा, इससे रिलायबिलिटी मिलेगी, है ना। इतना बड़ा डेटा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो रिलायबल है। जनरलाइजेशन नहीं, जनरलाइजेशन हो गई है। अगर सिर्फ एक ही सैंपल का किया होता तो कह सकते थे ना कि ये सिर्फ इसी पौधे के लिए पर्टिकुलरली। ऐसा नहीं कह सकते कि इस पी में हुआ तो सब पी में हो जाएगा, या फिर किसी भी पौधे में हो जाएगा, है ना, नहीं कह सकते थे। तो जनरलाइजेशन बढ़ गई अगर हमने सैम्पलिंग साइज को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ ये वैलिडिटी भी दे देता है। कैसे दी इसने वैलिडिटी, क्योंकि बायस नहीं है ना, अब बायस नहीं होगा क्योंकि अपने पास सैम्पलिंग साइज ज़्यादा है, राइट। अब है अपने पास एक यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये देखो, confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants। यानी उसने मान के चलो ये एक पौधा है, ठीक है, मेरा पौधा ये, हाँ, ये दोनों पौधे का पहला जनरेशन ये बना। अब इसके बाद की जो जनरेशन थी उनकी भी हमने टेस्टिंग की, तो इससे कंफर्मेशन मिल गई कि उसने जो कहा वो सही ही कहा। समझ ली। अब उसने पूछो अगर तुम ये कि सिर्फ पाइसम सटाइवम ही क्यों लिया, तो इसका रीजन ये है कि पाइसम सटाइवम के पास होती है शॉर्ट लाइफ स्पैन, राइट। अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट लाइफ स्पैन इसके पास होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड ऑल्सो वी हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या है, इन सब से फ़ायदा ये है शॉर्ट लाइफ स्पैन रहेगी तो हम जल्दी जल्दी नया प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी क्या हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि दोनों के दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो तुम इसमें ऑटोगेमी भी करा सकते हो, जीनोगेमी भी करा सकते हो। ऑटोगेमी क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड जीनोगेमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जो इजीली डिटेक्टेबल होंगे। अब अगर ये टेस्ट करना है, हमें क्या करना है, हम हाइब्रिडाइजेशन करना चाह रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सेम ही ट्रेट पे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइब्रिड क्या बना, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो इसमें इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, एक छोटा एक बड़ा, इजीली दिख जाएगा आंखों से, हाँ कि ना, बिल्कुल दिख जाएगा। अब देखो इन्होंने कैसे किया, क्या यूज़ किया था इन्होंने, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होती है, जिसमें बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया हो, राइट। तो उसमें अब ट्रेट जो रहेगा वो स्टेबल हो जाता है क्योंकि अब उसमें एक ही ट्रेट आ गया। अब पॉइंट देखो, मेंडल ने सिलेक्ट क्या किए थे, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। 14 नंबर तब आएगा जब तुम्हारे पास क्या वर्ड है, पी प्लांट की वेराइटी। पी प्लांट की वैरायटी पूछी है तो तुम 14 कहोगे। और कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स की बात हो रही है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, राइट, पेयर्स। बी केयरफुल ऑफ द वर्ड, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी एंड 7 क्या है तुम्हारे, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। गॉट द पॉइंट। अब देखो हमारे पास आता है तुम्हारा कि उसके जो वो 7 पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, वो कौन से थे। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थी अपने देवर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ये तुम्हारा नीट 22 में था एक क्वेश्चन में।
तो ये भी तुम्हारा पी वाई क्यू ही हो गया। गॉट इट। और ये तो इजीली पूछ सकते हैं तुमसे, ये भी पी वाई क्यू रहा हाईएस्ट पॉइंट इस तुम्हारे टेबल से। तो इसको अब तुम याद कैसे करोगे? पहली बात देखो, सीड से तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी, फ्लावर से भी तुम्हें दो मिलेगा, पॉड का दो और स्टेम का एक अकेला। तो इसमें से कहीं भी तुम्हें ऊपर नीचे नंबर जाता दिखे तो समझ जाओ। सीड में क्या होगा, शेप और कलर। सेम किस में है, पॉड में है। तो पॉड और सीड है तुम्हारा सेम सेम, शेप एंड कलर। डिफरेंट कौन है, फ्लावर के पास कलर तो है पर दूसरा शेप नहीं, उसकी पोजिशन है। और लास्ट में क्या है, स्टेम हाइट। अब इसको याद कैसे करना है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है? सिंपल सिंपल याद करो, डोमिनेंट है अपने पास और दूसरा रिसेसिव है। अब सबको इतना तो याद हो ही गया होगा कि टॉल तुम्हारा डोमिनेंट है एंड ड्वार्फ तुम्हारा रिसेसिव है, राइट? ये तो पता ही होगा। अब हम बाकी की बात करें तो सीड शेप अगर राउंड है यानी एकदम अच्छी शेप का है तो वो तुम्हारा हो जाएगा डोमिनेंट। रिंकल्ड रिसेसिव है। तुम अगर कहीं भी कुछ भी सीड देखते हो तो उसमें कोई से रिंकल्ड सा देखा है? नहीं होती है, राइट? वो तुम्हें अच्छी शेप की ही दिखेंगी। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया कि राउंड तुम्हारा डोमिनेंट होगा। सीड कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा येलो डोमिनेंट है एंड रिसेसिव ग्रीन है, और वहीं पे तुम्हें पॉड में कलर दिखेगा, डोमिनेंट ग्रीन है एंड रिसेसिव येलो है। कभी घर पे मटर खाया तुमने? मटर का तुमने बाहर का छिलका देखा ना जो निकालते हैं, कैसा होता है, ग्रीन। तो तुम उसको डोमिनेंट मान के चल लो, राइट? इसको डोमिनेंट रखो और दूसरा वाला येलो, रिसेसिव हो जाएगा। तो इसी का ऑपोजिट तुम्हें सीड कलर करना है, तो वो भी याद हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। इजी तो था, है ना? फिर बस क्या आता है, पॉड शेप। जहाँ अच्छा शेप वो डोमिनेंट, जो गंदा शेप वो रिसेसिव। तो फुल शेप तो डोमिनेंट हो जाएगा, अनकॉन्स्ट्रक्टेड विल बी रिसेसिव। फ्लावर कलर, डोमिनेंट कौन सा है अपना, वायलेट। रिसेसिव कौन सा है, वाइट। बेरंग फ्लावर नहीं चाहिए अपने को, तो इसलिए उसको रिसेसिव मान लो। एंड लास्ट बचता है अपना एक्सियल एंड टर्मिनल। टर्मिनल को मान लो, टर्मिनल जो बहुत दूर होता है, तो टर्मिनल दूर वाले को हम लोग अच्छा नहीं मान रहे, ठीक है? तो उसको रिसेसिव कर दो और एक्सियल को तुम डोमिनेंट कर दो। इससे तुम्हें ये छोटा सा जो टेबल है याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। तो अब उन्होंने लिए दो पौधे, ठीक है? पौधों पे कोई एक कैरेक्टर चूज कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि फ्लावर पोजीशन ले लेते हैं, एक्सियल एंड टर्मिनल, राइट? याद नहीं होता होगा ना, तो इसलिए उसको कांस्टेंट में रखो अपने पास। तो अब एक्सियल के पास इन्होंने माना ए और तुम्हारे टर्मिनल के पास माना स्मॉल ए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये तुम सोच रहे होगे कि कैपिटल ए क्यों, स्मॉल ए क्यों? तो मान के चलो उनके पास एक पौधा था जिसके पास फ्लावर्स तुम्हारे एक्सियल थे, राइट? मान लो यार तुम्हारा पौधा तुम्हारे में से, ठीक है? तो इन्होंने पहले क्या किया, क्योंकि अपने पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और अपने को क्रॉस पॉलिनेशन करानी है, तो अपने को चाहिए इमैस्क्यूलेशन। क्या होता है ये, रिमूवल ऑफ एंथर्स। कब? बिफोर पॉलिनेशन। ऑब्वियसली जब वो बड़ा हो रहा है तभी हम एंथर को निकाल देते हैं और फिर बैगिंग कर देते हैं। चैप्टर से याद होगा तुम्हें पहले वाले, राइट? फ्लावरिंग प्लांट से। तो अपने को यहाँ पे पहले इमैस्कुलेशन कर देनी है, फिर बैगिंग करके जो अपने को पोलन ग्रेन चाहिए जिस पर्टिकुलर वाले प्लांट के, उसको हम यहाँ पे डस्टिंग कर देंगे उसकी, फिर से रीबैगिंग कर देंगे, राइट? सो नाउ वी हैव टू फ्लावर्स, मतलब एक नया पौधा आ गया अपने पास। तो मान के चलो उनके पास ये कैसा पौधा था, इसमें उनको एक्सियल फ्लावर्स दिख रहे थे, इसमें उनको टर्मिनल फ्लावर्स दिख रहे थे। अब जो उनको F1 जनरेशन मिली उसमें उन्होंने देखा कि एक्सियल फ्लावर्स ही हैं, और फिर जब उन्होंने उसकी F2 जनरेशन निकाली तो उसमें ने देखा कि एक्सियल भी आ गए हैं और टर्मिनल फिर से आ गया। कहीं से आ गया, यहाँ तो था ही नहीं पर नीचे तो आ गया, अर्थात कि इसमें जो है टर्मिनल का जीन भी था लेकिन वो छुप गया था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि एक जो है डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। तो यहाँ से उनका ये पॉइंट आया, ठीक है? तो F1
की अगर हम बात करें तो F1 का तुम्हारे पास F का फुल फॉर्म है विच इज फिलियल, राइट, दैट इज फिलियल वन। अगर हम इसका क्रॉस करते हैं ए ए इंटू स्मॉल ए, तो क्रॉस करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज़, हमेशा एक ही अलील आएगा, पर इसमें दोनों सेम है तो कोई डिफरेंस पड़ता नहीं है। तो अपने पास एक बड़ा ए आ गया, एक स्मॉल ए आ गया। अगर मैं इसकी सेल्फिंग कराऊं, सेल्फिंग क्या होती है? खुद ही से इसका ब्रीडिंग करवा देना, राइट। तो वो आया, तो अपने को दिखते हैं कैसे दिखेंगे? ए ए ठीक है। अपने को ये दिखते हैं F2 जनरेशन में, ये है अपनी F2, ये है F1, राइट। तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। तो अब अंकल ने जो सोचा था कि वो पास कैसे हुआ, लाइक सेकंड जनरेशन को कैसे मिला जब फर्स्ट जनरेशन था ही नहीं। तो उन्होंने पता किया कि कोई जीन्स होती है, जैसे जीन्स नामक चीज़ जो पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, राइट, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ट्रेड्स। ओके, तो जीन्स अंकल ने नाम नहीं दिया था, मतलब ने मेंडल अंकल नाम नहीं दिए हैं जीन्स, जीन्स नाम दिया है जोहानसन नामक इंसान ने, जोहानसन। और जीन्स को मेंडल अंकल बुलाते थे फैक्टर्स, राइट। उनके अकॉर्डिंग ये होता है फैक्टर। तो अब हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर या फिर जीन जो है दो डिफरेंट वर्जन्स को कंट्रोल करता है ऑफ अ ट्रेट। इन वर्जन्स को हम कहते हैं अलील। अलील मतलब वर्जन्स कैसे, तो आइसक्रीम को ट्रेट मान लो, और वर्जन्स अली वर्जन्स यानी कि उसकी फ्लेवर हो गए। तो वर्जन वनीला और चॉकलेट होते हैं ना, तो ये है अपने अलील्स। ऐसा मैंने कहा है, होते नहीं असली में। तो अब अलील्स एक पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया है। तो अब फ्रॉम पेज नंबर 56 न्यू एनसीईआरटी की बात करूँ तो 59 कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हैं। एक बड़ा सा पैराग्राफ है जो तुम्हें काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए था, उसमें तुम्हें ये 3 3 6 टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट दिखेंगे, तो वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक सिंबल्स की। तो जो अपने मेंडल अंकल हैं, उन्होंने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया था टू रिप्रेजेंट जीन्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेट्स। जो कैपिटल लेटर होंगे वो तुम्हारे रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनेंट ट्रेट को। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट जब अगर हम बात करते हैं एक अलील की, राइट, तो अलील में जब ऐसा प्रेजेंट हो तो अपना जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो डिटरमाइन करेगा फिनोटाइप को। फिनोटाइप अर्थात जो बाहर दिख रहा है, जीनोटाइप अर्थात अंदर का जो जेनेटिक मेकअप है, राइट। तो जो जीनोटाइप डिटरमाइन करता है फिनोटाइप को वो अपना डोमिनेंट होता है, और इससे से जो बेचारा छिप जाता है, राइट। तो जेनेटिक सिंबल में अपना कैपिटल लेटर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट एंड लोअर केस लेटर इज यूज्ड फॉर रिसेसिव ट्रेट। तो अगर हम बात करें थे तुम्हारे एक्सियल और टर्मिनल की, तो वहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिया था एक्सियल और स्मॉल ए लिया था टर्मिनल को। समझ आ गया? नेक्स्ट अपना टॉपिक मिलता है अपने को, क्या है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या हो गया? स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप, राइट। और फिनोटाइप हो गया तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस या फिर जो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये जो ए है ये तुम्हारा जेनेटिक जीनोटाइप है, और जो ये दिखेगा जिसमें एक्सियल फ्लावर्स होंगे दैट विल बी द फिनोटाइप, ठीक है। डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, जब एक पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स रहते हैं तो एक जो है दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा, यानी उसको डोमिनेट करने लगेगा। तभी तो जो हम देख रहे हैं ये कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो ऐसे में अपने को एक्सियल फ्लावर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग की अगर हम बात करें, तुम्हें ब्लेंडिंग अगर समझना है कि ब्लेंडिंग क्या है, तो मानो मैंने जो वनीला और चॉकलेट का एग्जांपल दिया था, आपके पास वनीला आइसक्रीम है एंड आपके पास चॉकलेट आइसक्रीम है, ठीक है। इनका तुम्हें मैंने दिया तो तुम्हें मिलता है, अगर मैंने दोनों को मिक्सी में चला दिया, ठीक है, तुम वनीला चॉकलेट को एकदम मिला दो, तुम्हें क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा, है ना, कलरफुल है वो, वाइट है इसलिए ऐसा होता है।
तो तुम्हें चॉकलेट मिल गया। अब इसके आगे इसका तो सेल्फिंग वाला लॉजिक है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें अगर वनीला और चॉकलेट मिला के दिया, तुम्हें वनीला के बीच में चॉकलेट कलर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। लाइक जिब्रा कलर मिल गया, ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं होता, राइट। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्लेंडिंग। तो डोमिनेंस वो है और रिसेसिवनेस भी। अगर हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस जब हम सिर्फ एक सिंगल ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं। सिंगल ट्रेट, सिंगल ट्रेट कैसे? अभी मैं सिर्फ फ्लावर पोजीशन की बात कर रही थी। अगर मैं तुम्हारे साथ में पॉड कलर भी ले आती हूँ या फिर स्टेम हाइट ले आती हूँ, तो फिर वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा, क्योंकि मैंने दो दो ट्रेट्स का इस्तेमाल कर लिया। पर अभी हम सिर्फ एक सिंगल ट्रेट की बात करें, तो दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट अप वी हैव सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स। तो मेंडल अंकल ने अपने को ऐसा बोला है कि जब गमीट्स बनते हैं, गमीट्स क्या होते हैं? गमीट्स मेल में होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो गमीट इज स्पर्म एंड फीमेल का गमीट इज एग। तो गमीट क्लियर हो गया पॉइंट। तो जो गमीट होते हैं, जो बन रहे होते हैं, तो अलील जो होते हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाते हैं और सिर्फ एक ही अलील जो है पास होगा ऑफस्प्रिंग को। अलील से एक दूसरे से सेग्रीगेट क्यों किए? क्योंकि जीन के दो डिफरेंट वर्जन प्रेजेंट होते हैं ना, एक ही उस पे क्रोमोसोम पे, समझे? तो ये सेग्रीगेशन एक रैंडम प्रोसेस होगा जिसमें तुम्हें एक 50% चांस मिलेगा ऑफ ईच गमीट बीइंग ट्रांसफर्ड। जैसे अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ कैपिटल ए ट्रांसफर होगा, स्मॉल ए नहीं होगा, राइट। 50% चांस या तो स्मॉल ए हो जाएगा तो कैपिटल ए हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब हम आते हैं बात करने किसकी? पुनेट स्क्वायर की। पुनेट स्क्वायर क्या चीज़ है? पुनेट स्क्वायर है तुम्हारा एक डायग्राम जिससे हम फॉर्मेशन ऑफ साइकोट्स F1 F2 प्लांट्स का थोड़ा समझ सकते हैं। ये किसने बनाया था? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट ने। रेजिनाल्ड सी पुनेट, ठीक है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप्स, राइट। क्योंकि हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं। अब ये तो जीनोटाइप ही है ना, जीनोटाइप तुम खुद पढ़ के हिसाब लगा सकते हो। अब जो है इसमें हम लोग पॉसिबल गमीट्स को लिखते हैं ऑन टू साइड्स, यूजुअली एट द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स। और सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन बॉक्सेस बिलो इन द स्क्वायर, ठीक है, जो हमें एक स्क्वायर आउटपुट फॉर्म देगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है इसमें? तो को दिखा देते हैं। अपने को बनाना एक स्क्वायर जिससे काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। ये एक स्क्वायर है, हमने क्या लिया था? कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। इसी की सेल्फिंग में अगर कराऊं तो तुम पहले इसके गमीट्स तोड़ोगे, अर्थात क्या? कभी ए दोगे, कभी स्मॉल ए दोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। इसमें तुम चाहो तो मेल फीमेल डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि तुम कहाँ पे मेल यूज़ करना चाहते हो, कहाँ पे फीमेल। दैट इज अप टू यू। मेल अपना हो, फीमेल होता है ऐसा, ठीक है, और मेल होता है ऐसा। तो ये तुम बना लो या फिर जैसे भी तुम चाहो क्रॉस करना। अब इन दोनों को मिला के तुम यहाँ लिखोगे तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ऐसे तुमने क्या बनाया कि जो बनेंगे ऑफस्प्रिंग वो कैसे दिखेंगे? ये अपने गमीट्स हैं और ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, राइट। अगर मैं इसमें रेशियो निकालूँ तो रेशियो किस चीज़ का निकालते हैं? जो एक ग्रुपिंग कर देते हैं हम लोग रेशियो में सिमिलर बेसिकली, ठीक है, जो एक जैसे दिखते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं। तो अगर इसमें मैं ग्रुपिंग करना चाहूँ जो दिख रहा है उसके बेसिस पे, तो एक ए है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए है, और दो स्मॉल, सॉरी एक स्मॉल ए, एक स्मॉल ए है, ठीक है। तो इसका रेशियो तो मिलता है 1:2:1। ये अपना कैसा रेशियो है? जीनोटिपिक रेशियो, है ना, क्योंकि इससे हमने क्या निकाला? जेनेटिक मेकअप। अब अगर मैं इसी के बेसिस पे बताऊं कि कौन सा फ्लावर एक्सियल है कौन सा टर्मिनल है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा
फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर मैं इसमें बात करूँ कितने एक्सियल फ्लावर्स होंगे, ये एक्सियल होगा, डोमिनेंट है, इन दोनों भी डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, सॉरी रिसेसिव अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, इसलिए अपना डोमिनेंट 3 और 1 रिसेसिव। यह है तुम्हारा फिनोटिपिक। अगर हम बात करते हैं रिसेसिव वाले ट्रेट की, तो ये केवल तुम्हारे होमोजाइगस में ही दिखेगा। होमोजाइगस क्या होते हैं, दोनों सेम, अर्थात ए ए ए ए, ये दोनों होमोजाइगस है। रिसेसिव होमोजाइगस कौन सा है, ये वाला, तो इसी में तुम्हें रिसेसिव ट्रेट चलता हुआ दिखेगा, वरना कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इससे एक बात और हमें पता चलती है कि अगर हमें दिख रहा है कोई ट्रेट, राइट, जैसे अगर मेरे को कोई पौधा दिख रहा है जो छोटा सा है, तो मुझे पता है कि उसके अंदर स्मॉल ए ही होगा, जेनेटिक मेकअप, राइट। लेकिन अगर मुझे कोई बड़ा प्लांट दिखता है, तो मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि वो कैपिटल ए है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए है, राइट। कैसे पता कर सकती हूँ मैं, तो उसको पता करने का भी अपना यही तरीका है, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक चीज़ जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपना ट्रेट होता है उसको हम लोग रिसेसिव वाले से क्रॉस करवा देंगे। तो एक सेल फ्लावर को ही लेते हुए, रिसेसिव कौन है, टर्मिनल वाले फ्लावर जिनका स्मॉल ए है। ठीक है, अब बड़े कैसे दिख रहा है अपने को, कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए, इन दोनों के पास है एक्सियल फ्लावर्स, राइट। तो अब मेरे को पता करना है कि उसका जेनेटिक ये है या फिर ये है। टेस्ट क्रॉस इक्वल्स, इसको मैंने इससे क्रॉस करा दिया, इन टोटल कहीं भी मैं रिसेसिव से क्रॉस करा रही हूँ तो उसको मैं टेस्ट क्रॉस कह दूंगी। ऑब्वियसली तुम्हें डोमिनेंट वाले का कराना है, पर तुम रिसेसिव को रिसेसिव से करा रहे हो, डजेंट मेक सेंस। डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, एक जगह हम कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्रॉस कर देते हैं, और दूसरी जगह कैपिटल ए को स्मॉल ए से। एक बार ही पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कहीं रह रही हो तो ना आए, फिर अब हम बाद में पुनेट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। इसके गमीट्स तोड़ो, एक बार में एक ही लिखना है, अर्थात क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और इसमें क्या बनेगा, ए ए, अपनी मर्जी जहाँ पे जो चाहे लिख सकते हो तुम, ठीक है, एक ऊपर में या फिर लेफ्ट में जो चाहे जहाँ लिखना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो तुम अगर देखोगे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस यानी कि दोनों टाइप के एलील प्रेजेंट है जहाँ पे, वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि दो तुम्हें एक्सियल फ्लावर्स दिख रहे हैं एंड दो तुम्हें टर्मिनल फ्लावर्स दिख रहे हैं। एंड तुम देखोगे जहाँ पे पास होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट वाले की, वहाँ पे तुम्हें चारों के चारों कैसे दिख रहे हैं, एक्सियल फ्लावर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टेस्ट क्रॉस टू नो कि जो अपने को मिला है एक्सियल फ्लावर वाला वो कैसे जेनेटिक मेकअप का था। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ है अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल अंकल ने हमें बताया है कि कैरेक्टर्स जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट फैक्टर्स, यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है हमारी, जीन्स, राइट। फैक्टर्स जो है पेयर्स में अगर होते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जीन्स पेयर में अगर होते हैं, अर्थात अलील की बात आ गई। ठीक है, in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates the other। अर्थात यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, कैपिटल ए स्मॉल ए रहता है तो तुम्हें सिर्फ कैपिटल ए का इफेक्ट दिखेगा, अर्थात पौधा एक्सियल फ्लावर वाला है, समझे। तो ये 3 पॉइंट्स में बस इतना सा बता रहे थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर क्यों है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ऑफ द एफ इन द F1, राइट। क्यों कैपिटल ए स्मॉल ए में अपने आप को सिर्फ एक्सियल फ्लावर्स दिख रहे हैं, क्यों टर्मिनल वाले नहीं दिख रहे हैं, वो बताया आपने को। और क्यों अपने को F2 में दोनों एक्सियल भी दिख रहा है एंड टर्मिनल भी दिख रहा है, राइट।
अब नेक्स्ट आता है अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहली बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है अपना वो यूनिवर्सल नहीं है, नॉट यूनिवर्सल। क्यों नहीं है ये तुम आगे देख लोगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो एलील्स होते हैं वो ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं, और बोथ जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशंस, भले ही वो दोनों F1 में क्यों ना दिखे। तो पेरेंट्स के पास जो है दो एलील्स होंगे ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, लेकिन जब वो गमीट बन रहा है तो गमीट के अंदर केवल एक ही फैक्टर आएगा, राइट? जैसे अगर आपके पास ये ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, अगर एक गमीट बनता है तो या तो उसके अंदर कैपिटल ए आएगा या तो उसके अंदर स्मॉल ए आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि दोनों ही आ गए, ऐसा नहीं हो रहा। इसके होने से फ़ायदा क्या है वैसे? क्योंकि पापा से भी मिला, मम्मी से भी मिला, तो अगर दोनों से एक एक मिला तो बच्चे के पास दोनों हो गए ना, इसका फ़ायदा ये है, ठीक है? तो होमोजाइगस जो होते हैं वो ऑब्वियसली सारे गमीट्स उनके सिमिलर होंगे, और हेट्रोजाइगस में दो काइंड्स ऑफ गमीट्स मिलेंगे जिसके पास वन एलील होगा विद इक्वल प्रोपोर्शन अर्थात 50% की बात हुई है यहाँ पे। इसको तुम अगर कंपेयर करना चाहो तो तुम ह्यूमन उससे कर सकते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन से। फीमेल के पास क्या होता है? एक्स एक्स। मेल के पास क्या होता है? एक्स वाई। अब इससे एक एक्स मिला और एक एक्स मिला, इससे क्या मिला? एक एक्स मिला और एक वाई मिला, राइट? तो तुम देख रहे हो कि गमीट जब फॉर्म हुई तो क्या हुआ? सिर्फ एक तुम्हें एक्स मिला, राइट? एक ही फैक्टर मिला, कंपेयर करो। तो यहाँ पे एक जैसे दोनों, कैसे कंडीशन में? होमोजाइगस पेरेंट की कंडीशन में। एंड हेट्रोजाइगस की कंडीशन में दो तरह के गमीट्स मिलते हैं, हर एक गमीट आने के कितनी परसेंट चांसेस है? 50%, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा हो गया ये अपना। अब अगर हम बात करें तुम्हारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो दिस इज यूनिवर्सल इन अकरेंस, ठीक है? ये तुम्हारा यूनिवर्सल रहेगा, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है अपने पास। तो अब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कहा था कि वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? जो हर चीज पे हर जगह अप्लाई हो सकता हो। ये यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि क्या होगा? इसका एक्सेप्शन होगा, ठीक है? तो अपने पास लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शंस होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा होता है को डोमिनेंस, राइट? कमिंग टू फर्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो, नाम से तुम्हें क्या पता चल रहा है? आधा अधूरा सा डोमिनेंस हुआ है, राइट? नाम से ही पता चल रहा है ना, आधा अधूरा सा अपने पास है डोमिनेंस का केस। तो इसमें क्या होता है ना, कि जो अपना F1 होगा, जो अपना पहला जनरेशन बना है, उसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप यानी कि जो दिख रहा है अपने को, फिनोटाइप उसका, इट विल नॉट रिजेंबल द पेरेंट्स। अर्थात मैंने जो आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, पेरेंट्स क्या थे? एक था वनीला आइसक्रीम, दूसरा था चॉकलेट आइसक्रीम। अब अपने को F1 में क्या मिल गया है? मिला हुआ सा आइसक्रीम, मतलब जैसे जिब्रा कलर होता है ना, वैसा ही, कहीं व्हाइट है कहीं डार्क है, ऐसा तुम्हें मिल गया है F1, ठीक है? तो जो फिनोटाइप है वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, राइट? मिला हुआ सा तुम्हें मिल गया कुछ, तो ये है अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है अपने पास, इसको तुम कह सकते हो, ये इंटरमीडिएट भी कह सकते हो इसको। F1 इज इंटरमीडिएट, ओके? इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो उसमें तुम्हें एग्जाम्पल दे रखा है स्नैपड्रैगन का। स्नैपड्रैगन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? और डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर कह सकते हो। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, जो है तुम्हारा एंटीराइनम स्पीशीज, ठीक है? तो अब ये जो तुम्हारा पौधा है, इसमें अपने पास क्या है ना, कि जो अपना पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन में क्या होगा? पेरेंट जनरेशन में एक रेड फ्लावर देने वाला है और एक व्हाइट फ्लावर देने वाला है।
ये पेरेंट जनरेशन है तुम्हारी। अब जो इन दोनों के मिलाप से तुम्हें मिलता है F1 जनरेशन, उसमें तुम्हें दिखेंगे पिंक कलर के फ्लावर्स। डिफरेंट है ना, रेड और व्हाइट थे, अब तुम्हें मिल रहा है पिंक कलर। रेड और व्हाइट को मिलाओगे तो पिंक ही मिल जाएगा, है ना। वैसे तो थोड़ा हाल है यहाँ पे। अब इस पिंक का अगर हम सेल्फिंग करते हैं, यानी कि पिंक को पिंक से ही क्रॉस करते हैं, तो अपने को दिखेगा कि F2 जो जनरेशन है उसमें तुम्हें रेड भी मिल रहा है, व्हाइट भी मिल रहा है और पिंक भी मिल रहा है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना, अब इस रेड व्हाइट पिंक को हटाते हैं, हम लोग बात करते हैं इसकी जीन्स की। ये तो हमने फिनोटाइप से बात किया ना, कि रेड मिल रहा है, पिंक मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है। अगर इसको हम लोग सेम जैसे आपने किया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, वैसे इसको हम ट्राई करें तो पास क्या होगा। रेड फ्लावर को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसको क्रॉस करना है अपने को व्हाइट फ्लावर से। अब इस दोनों को क्रॉस करोगे तो तुम्हें यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहा है। कौन सा कलर का फ्लावर होगा ये, पिंक कलर का। अब हम इस पिंक की अगर सेल्फिंग करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी सेल्फिंग करने से तो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये तुम्हें सेल्फिंग से मिल गया। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है तुम्हें मिला है एक रेड, क्योंकि ये रेड है, तो एक अपने पास रेड है, दो अपने पास कैसे हैं, पिंक है, और एक अपने पास कैसा है, व्हाइट है। समझे यहाँ पे क्या खेल हुआ है। तो यहाँ पे अपना डिफरेंस क्या आया, एक इंटरमीडिएट बन गया। तो अगर तुम यहाँ पे जीनोटाइप का रेशियो देखोगे तो जीनोटाइप का रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1, जो सेम है फिनोटाइप के लिए भी। फिनोटाइप भी तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट का आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। किसकी बात हो रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। क्या मिलता है इसमें अपने को, इंटरमीडिएट, राइट। इसका एक और एग्जांपल होता है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग 4 o'clock भी कहते हैं और गुल बंसी भी कहते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डोमिनेंस आखिरकार होती क्या है, तो तुम देखोगे एनसीईआरटी में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो वहां पे तुम्हें ये बता रहे हैं ना कि जब डोमिनेंस होती है, वहां पे तुम्हें बेसिकली बताया गया है कि जब होती है डोमिनेंस, तो डोमिनेंस में क्या होगा ना, कि जहाँ पे वर्जन है जीन्स की, या फिर वर्जन ऑफ जीन्स क्या हो जाता है, अपने अलील हो जाते हैं। तो जहाँ पे वर्जन ऑफ जीन्स है, वर्जन ऑफ जीन्स क्या होता है, वर्जन ऑफ जीन्स अलील्स। तो जहाँ पे अलील्स का केस होता है, वहां पे क्या होगा, जो ज्यादा अच्छा होगा वो दूसरे के ऊपर हावी पड़ जाएगा। बेसिकली ऐसे से काम है। एक बेस मतलब अलग वर्ड में चलता है, गुड कॉपी रख लो, बैड कॉपी रख लो। तो गुड कॉपी अपना बॉस है, बॉस ही डिटरमाइन करेगा ट्रेट को। बॉस डिटरमाइन कर रहा है ट्रेट को, यानी कि क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर हावी हो रहा है। हावी होके वो क्या कर दे रहा है, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अपना जो रिसेसिव वाला ट्रेट हो सकता है वो सिर्फ तब दिखेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। हेट्रोजाइगस जब होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो अपना डोमिनेंट ट्रेट होता है वो इसके ऊपर हावी पड़ जाता है और काम सिर्फ डोमिनेंट वाला ही कर रहा होता है। बेसिकली वो दूसरे काम को छुपा देता है ना। तो यहाँ पे क्या है अपना कि दो कॉपीज होते हैं एक जीन के, और ये कॉपीज जो होते हैं कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें से एक को हम मॉडिफाइड कह सकते हैं। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि ये जो है इनके पास इंस्ट्रक्शन है जिससे ये लोग एक एंजाइम बनाएंगे। एंजाइम क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस में उनकी स्पीडिंग अप करते हैं,
राइट। तो अब एक कॉपी जो है जीन का विच इज द मॉडिफाइड वन, वो एंजाइम को थोड़ा सा कम एफिशिएंटली काम करवाता है या फिर एकदम काम नहीं करवाता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो एज कंपेयर टू जो ज्यादा काम अच्छे से करवा पा रहा है। तो ज्यादा अच्छे से कौन काम करवा पा रहा है? डोमिनेंट वाला। और कम अच्छे से कौन काम करवा रहा है? रिसेसिव वाला। ऐसा से तुम्हारा पॉइंट है। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक सी बात देखो, बस पॉइंट ये कहना चाहते हैं डोमिनेंट जो होता है उसके पास स्पाइनल से होती है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाला ही नजर आएगा। सिंपल सिंपल भाषा में यही कहना चाहते थे, राइट। तो अब हम लोगों ने एक ऐसा केस देखा था कि जिसमें तुम्हारा जो F1 है वो एक पेरेंट जैसा दिखता है। कब हो रहा था वो? डोमिनेंट के केस में। फिर हमने देखा कि हमें एक इंटरमीडिएट सा मिल रहा है। वो कब हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। अब डोमिनेंस का हमारा एक दूसरा एक्सेप्शन आता है विच इज कोडोमिनेंस, राइट। कोडोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो कोडोमिनेंस से क्या मिल रहा है? दो लोग साथ में डोमिनेंट हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? जो F1 जनरेशन होगी ना, F1 जनरेशन वो रिजेंबल करेगी दोनों पेरेंट्स को। नाउ दिस इज आर कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है F1 जनरेशन का? बेसिकली इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो है अपना एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है ना कि हमारे पास देखो जीन की अलील जो होती है वो दो हमने बताई है यूजुअली। यहाँ पे अपने पास तीन अलील्स होती हैं। एक है अपना आई ए, आई बी एंड आई। तो इसका जीन कौन सा है? आई इसका जीन है। अगर हम इसकी बात करें तो आई ए और आई बी एक अलग शुगर बनाते हैं और जो ये वाला आई है वो कोई शुगर ही नहीं बनाता है। तो कोडोमिनेंस कब आती है? कोडोमिनेंस तब आती है जब ये आई ए और आई बी एक साथ नजर आए। और ऐसे लोगों में आपको ब्लड ग्रुप दिखेगा ए बी। ए बी कैसे दिखा? ए वाला अपना शुगर बना रहा था और बी वाला भी अपना शुगर बना रहा था। ऐसा नहीं हुआ कि ए ने कहा कि हम ए ही बनाएंगे या फिर बी ने कहा कि हम बी ही बनाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने अपना अपना शुगर बनाया। तो दैट इज आर कोडोमिनेंस। बट अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, तो इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ही स्पेशल चीज चल रही होती है। इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोडोमिनेंस नहीं दिखेगा, इसमें तुम्हें मल्टीपल एलिलिज्म भी दिखेगी, डोमिनेंस का केस भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? पहली बात, भले ही ये तीन एलील हो लेकिन एक इंसान में तुम्हें दो ही नजर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे कैसे हो सकता है इसमें। एक हम बना लेते हैं ऐसा सा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखो तो कितने टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं तुम्हें? कितने टाइप के होंगे? 6 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उससे ज्यादा कहाँ ही जाओगे। तो अब इनमें क्या कैसे होता है वो अगर हम देखें तो आई ए और आई है, ये वाला तो शुगर बनाएगा ही नहीं, केवल आई ए बनाएगा। तो ब्लड ग्रुप क्या निकलेगा? ब्लड ग्रुप ए निकलेगा। दोनों में ए बन रहा था, यहाँ पे फिर से ब्लड ग्रुप ए निकलेगा। छोटा वाला आई तो बनाता नहीं है, तो बी निकलेगा। दोनों बी है, तब भी बी निकलेगा। कोई शुगर नहीं बन रहा तो ओ होता है। और ए एंड बी मिल रहे तो तुम्हें ए बी ब्लड ग्रुप मिलता है। तो अब अगर मैं इस केस में बात करूं, इस केस में बात करूं तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डोमिनेंस का केस, है ना। अगर मैं आई ए आई बी की बात करूं तो तुम्हें दिख रहा है केस ऑफ को डोमिनेंस। और क्योंकि ये काफी सारे तीन अलील हैं तो इसको हम एक मल्टीपल अलीलिज्म भी कहते हैं। समझ गए इतनी सी बात? इतनी सी बात ही तुम्हें पता रखी है। टोटल तुम्हारे पास जीनोटाइप कितने हुए वैसे? जीनोटाइप की अगर हम बात करें, जीनोटाइप हुए तुम्हारे पास 6। फिनोटाइप कितने हुए? फिनोटाइप है अपना एक ए है, एक बी है, एक ओ है, एक ए बी है। फिनोटाइप इज 4। गॉट इट? अब ये दे रखा है तुम्हें एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का। पहली बात यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। इस चीज को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का
बाकी डिटेल आगे है, पर क्योंकि यहाँ पे उसकी चर्चा कर दी इसलिए हमने उसको नाम दे दिया। तो ये इस बड़े से पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं ना, कि एक जो जीन होती है कभी कभी उसका एक से ज्यादा इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है एक ऐसी जीन का जो कंट्रोल करती है स्टार्च प्रोडक्शन इन पी सीड्स, राइट। इस जीन के दो फॉर्म होते हैं, अलील्स जिनको हम कह देते हैं, एक है कैपिटल बी और दूसरा है स्मॉल बी। तो जब एक ऑर्गेनिज्म के पास कैपिटल बी होता है, तो ऐसे में वो ज्यादा स्टार्च बना रही है। मान के चल लो ये बी जो है तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट है, ज्यादा अच्छा स्टार्च बन रहा है। लेकिन जब इसके पास दोनों स्मॉल बी होता है तब अच्छा स्टार्च नहीं बन रहा, तब कम स्टार्च बन रहा है। ठीक है। ऐसे में कैपिटल बी के चलते हुए इसके पास राउंड सीड्स होते हैं, बिग स्टार्च ग्रेन्स और राउंड सीड्स। लेकिन जब छोटे स्मॉल बी भी है तो स्टार्च अच्छा नहीं बन रहा है, स्मॉलर स्टार्च के ग्रेन्स बन रहे हैं और एक रिंकल्ड सीड बन रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें कैपिटल बी और स्मॉल बी की, तो ऐसे में क्या होगा कि वो मिडल में रहेगा, है ना। स्टार्च गेन्स जो होंगे ना ज्यादा बड़े होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे, और सीड्स तुम्हारे राउंड राउंड होंगे। तो पहले तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो बी वाला अलील है वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो राउंड सीड बना रहा है ना, जब उसको स्मॉल बी के साथ पेयर किया जाए। लेकिन अगर तुम स्टार्च ग्रेन के साइज पे थोड़ा सा ध्यान दो तो वो थोड़ा डिफरेंट है। जो कैपिटल बी और स्मॉल बी का सीड का स्टार्च ग्रेन है वो बिटवीन वाला साइज है ना। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन की बात करें, स्टार्च ग्रेन के साइज की, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, राइट। और अगर तुम बात करते हो राउंड सीड्स की, तो राउंड सीड्स के केस में क्या है, वहां पर डोमिनेंस दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल्ड है, तो ऐसे में तुम्हें डोमिनेंस दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टार्च ग्रेन साइज की, तो इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, उसमें बीच वाला है। डिफरेंस समझ गए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो डोमिनेंस का पॉइंट है वो हम एक पर्टिकुलर चीज को देख के चल रहे हैं। जैसे अपना मोशन नहीं होता है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कौन है। तो वैसा सही ये है, डिपेंड कर रहा है हम किस पर्टिकुलर ट्रेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस बेसिस पे ही हम कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस चल रही है। बेसिक बेसिक सी एकदम बात थी, राइट। तो पहले हमने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे हम करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम तुम्हारे दो दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब हम दो ट्रेड्स उठा लेते हैं, अपना पहला वाला तुम्हें याद है जो हमने टेबल देखी थी, हम लोग भी वहां से दो ट्रेड्स उठा लेते हैं अपनी मर्जी के, ऐसे जो याद ना होते हो इजीली हम वो लेंगे। तो अपने को पसंद आ सकता है फ्लावर कलर लेते हैं, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन सा होता है, वायलेट, और रिसेसिव कौन सा होता है, व्हाइट। इसके साथ हम तुम्हारा लेंगे पॉड शेप ले लेते हैं, पॉड शेप। पॉड शेप कैसा होता है, अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट की तो वो फुल या फिर इन्फ्लेटेड होता है, और दूसरा कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी। इसको एफ से ले लेते हैं, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। अपनी मर्जी है, जो याद ना रहता उसके साथ अगर तुम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। यही मेरा इसको लेने का पॉइंट है, वरना तो हम लोग कैपिटल वाई कैपिटल वाई भी लेके काम चला सकते थे। तो यहाँ पे बात ये है ना कि मेरे पास दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं एक पौधे में पढ़ने के लिए। मैं उसका फ्लावर कलर भी देख रही हूँ और पॉट शेप भी देख रही हूँ, मैं दोनों की साथ में इनहेरिटेंस पढ़ रही हूँ। तो अब दोनों को साथ में पढ़ रहे इसलिए वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। पर भले हम इसको साथ में पढ़े लेकिन इसका इनहेरिटेंस अलग चल रहा होगा, इसका इनहेरिटेंस अलग चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को डोमिनेंट मिलेगा तो दोनों का ही डोमिनेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों अपने अपने अलग अलग इनहेरिट हो रहे होंगे। इनका 50% चांस है तो इनका भी 50% चांस है इनके में, पर इनके में अलग अलग चल रहा है लाइफ। अलग अलग चल रहा है, कैसे अलग अलग चल रहा है, देखो। अब अगर मैं इसको कैपिटल वी और क्रॉस करा दूं,
स्मॉल एफ से। तो तुम्हें क्या मिलेगा? पहली बात, यहाँ के गमीट्स देख लो, यही गमीट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे ये गमीट्स हो सकते हैं। तो अब अगर तुम इन गमीट्स का क्रॉस कराते हो, तुम्हें बेसिकली क्या ही मिल जाएगा? कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। तो पॉइंट ये है यहाँ पर, स्मॉल एफ है ये, पहली बात। क्लियर ना हो तो इसको ऐसे ले। हाँ, तो पॉइंट ये है कि ये अपने अलग अलग इनहेरिटेंस पैटर्न में होंगे। इसके बाद अगर मैं इसकी सेल्फिंग कराती हूँ, तो जरूरी नहीं है कैपिटल के साथ कैपिटल आएगा। जैसे इन दोनों की, अगर इन दोनों के आने में 50% वो है कि हो सकता है 50% में कैपिटल भी आ जाए, 50% स्मॉल भी आ जाए, तो वैसे ही इनके अंदर भी अपना 50% का ऑप्शन चल रहा है। दोनों की अपनी जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो अलग चलेगी। ठीक है, तो अगर हम इनका तुम्हारा क्रॉस करवा दें, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अपने पास क्या है? कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, है ना? इसको अब हमें कराना है सेल्फिंग। सेल्फिंग अर्थात कैसे होगा? खुद ही से क्रॉस करना है इसको। पर खुद ही से कैसे क्रॉस करेगा? पता कैसे चले कि गमीट कौन से लेने हैं? तो गमीट लेने का सिंपल तरीका ये है, तुम पहले बताओ कि इसके कैसे निकलेगा गमीट्स। जैसा इसका निकलेगा वैसा इसका भी निकलेगा, दोनों सेम ही तो है। तो उसके लिए तुम इसको खुद ही से क्रॉस करा सकते। खुद ही से कैसे क्रॉस करा रहे? तो एक जगह तुम कैपिटल वी, स्मॉल वी लो, एक तरफ तुम कैपिटल एफ, स्मॉल एफ लो। तो क्या मिलेगा? कैपिटल वी, कैपिटल एफ, स्मॉल वी, कैपिटल एफ, कैपिटल वी, स्मॉल एफ, एंड स्मॉल वी, स्मॉल एफ। ये तुम्हें कमीट्स मिल गए। तो अब जो तुम्हें क्रॉस कराना है, पहली बात तो वो बड़ा हो जाएगा। अपने को कमीट्स ज्यादा मिल जाए, प्यारा सा स्क्वायर बना देना। तो कमीट्स क्या मिले अपने को? कैपिटल वी, कैपिटल एफ, स्मॉल वी, कैपिटल एफ, कैपिटल वी, स्मॉल एफ, और स्मॉल वी, स्मॉल एफ। सेम चीज तुम यहाँ पे भी लिख दोगे। अब तुम इसके आगे इसका बना दो, कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। इसको तुम पूरा कर सकते हो। इसके बाद तुम यहाँ से देख करके इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप कैलकुलेट कर लेना। फिनोटाइप कैसे निकलेगी तुम्हारी? जैसे ही तुमने देख लिया कहीं पे कोई कैपिटल वाला आ रहा है, जहां पे उसका कैपिटल आएगा अलील का, वहां पे क्या दिखेगा तुम्हें? डोमिनेंट ट्रेड दिखेगा। तो वहां पे तुम उसका डोमिनेंट वाला ट्रेड लगा दोगे। ये तुम ऐसे ही थोड़ा अप्रॉक्स अप्रॉक्स करके निकाल लोगे, है ना? और जीनोटाइप तो इसमें बहुत बड़ा आता है ऑनेस्टली। जीनोटाइप की अगर हम बात कर ले तो इसमें जीनोटाइप का तुम्हें रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:2 1 2 1:4 2 2 ऐसा कुछ मिलता है। और फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो इसमें होगा 9:3:3:1। इसमें 9:3:3:1 में कैसा आएगा? सबसे पहला आएगा तुम्हारा 9 में आएगा दोनों के दोनों डोमिनेंट वाले। डोमिनेंट कैसे? अपने वायलेट कलर का और फुल कलर, फुल वाला, है ना? फुल को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेड। तो वायलेट इन्फ्लेटेड तुम्हारे 9 होंगे। 3 तुम्हारे होंगे वायलेट, और दूसरा वाला कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर 3 तुम्हारे पास आएंगे कैसे? वाइट और तुम्हारे इन्फ्लेटेड वाले। फिर एक जो बचा होगा वो होगा तुम्हारा पूरा रिसेसिव, विच विल बी वाइट कलर का कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला। पॉइंट क्लियर हो गया? अब अपना आता है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो दो पेयर होते हैं ऑफ ट्रेड्स विच आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, उनका जो सेग्रीगेशन होता है वन पेयर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स। अर्थात कि कैसे एक पेयर ऑफ जीन सेपरेट करेगा और पास करेगा, वो ये नहीं इफेक्ट करेगा कि कैसे दूसरा पेयर जीन को सेपरेट करेगा। वही चीज जो है तो बता दी थी वहां पे, है ना? कि कैसे अपना वायलेट और वाइट का इनहेरिटेंस होगा, वो ये कतई डिटरमाइन नहीं कर रहा तुम्हारा कि कैसे तुम्हें कॉन्स्ट्रिक्टेड
फुल और कॉन्स्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों की अपनी अपनी अलग इंडिपेंडेंट वो चल रही है, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, इन दोनों की इनहेरिटेंस अपनी अलग चल रही है। और अगर तुम इन दोनों पर्टिकुलर पर्टिकुलर देखोगे तो इनमें तुम्हें 3:1 वाला क्या नजर आएगा, फिनोटाइप नजर आएगा, जिसको मिला के फिर तुम्हें 9:3:3:1 वाला दिखता है। इतनी सी बात है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जैसे तुम्हें मैंने बता रखा है बनाने का पुनेट स्क्वायर, वैसे बना लेना और उससे तुम्हें ये मिल जाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस भी। अब हम आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं कि जो अपने मेंडल अंकल थे ना, ये फेल कर गए। अब इनके फेलियर का क्या रीजन था? रीजंस फॉर हिज फेलियर। तो पहला रीजन तो अपना ये बनता है कि कम्युनिकेशन इजी नहीं था। पुराने जमाने का टाइम था, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप होता नहीं था, मेल किसी को कर नहीं सकते, तो कम्युनिकेशन जो है इजी नहीं था। दूसरा अपने पास जो रीजन आता है कि जो कॉन्सेप्ट है जीन्स का, जिनको मेंटल अंकल फैक्टर्स बोलते थे, उनको हम एज अ स्टेबल यूनिट नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, जो उनके दुश्मन लोग थे या फिर जो उनके साथ कॉम्पिटिटर्स थे, उनको उनकी बात से एक्सेप्टेंस नहीं थी। राइट, तो कॉन्टेम्पररीज का लिख लेते हैं, कॉन्टेम्पररीज, इन लोगों को इनकी बात से सहमति नहीं हुई। तीसरी बात ये कि जो मैथमेटिक्स का यूज आया, जो इनकी एक अच्छी बात भी थी, इसको अच्छे उसमें नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बायोलॉजी का है, आप मैथमेटिक्स कैसे यूज कर सकते हो? ठीक है, वो लोग भी कुछ ऐसे थे जिनको मैथ्स पसंद नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा आइडिया लगा दिया। अब इन तीनों रीजंस की वजह से हमारे मेंडल अंकल कर गए फेल। और ये फेल कब करे थे? अगर तुम याद करो तो मेंडल अंकल ने एक्सपेरिमेंट कब खत्म किया था? 1865 में। ठीक है, 1865 में अंकल फेल किए। और जो 1900 का साल है, इस साल में क्या हुआ? तीन साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, तीन साइंटिस्ट कौन है अपने? देवराइस, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने अकेले अकेले रीडिस्कवर किया है मेंडल अंकल के रिजल्ट को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब जब तक इन्होंने ये सब काम किया ना, तब तक तो एडवांस हो गया था माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप भी तो बन गए थे ना। तो साइंटिस्ट जो है वो सेल डिवीजन को भी ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो ऐसे में वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तब देख पाए जब वो सेल डिवीजन के टाइम पे था। तो उन्होंने क्रोमोसोम को डबल होते हुए भी देखा। क्रोमोसोम नाम क्यों रखा गया? कलर्ड बॉडीज थे, क्योंकि उनको हम स्टेनिंग से देख पा रहे थे। तो अब 1902 में 1902 में क्या हुआ? 1902 में इन लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया कि क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे होता है मियोसिस के दौरान। ठीक है, अब आते हैं हमारे वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। अपने इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा? इन्होंने कहा जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज किया टू एक्सप्लेन मेंडल अंकल के लॉज। राइट, अब देखो, तुम्हें कभी भी इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आता है साइंटिस्ट के नाम को लेकर के, तो तुम देखोगे वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी अलग अलग ऑप्शंस में होंगे। तो ऐसे में ये दोनों अपने आप ही कट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अंकल साथ में आए थे, अकेले अकेले उन्होंने आके कुछ नहीं किया अपने में। राइट, अब जो हमने पहले लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है अपने पास? कि 1900 में तीन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, अकेले अकेले रीडिस्कवर किया है मेंडल के रिजल्ट को।
किसके बारे में? अबाउट हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। ऐसे में आपके माइक्रोस्कोपी में मूवमेंट हो चुकी थी एंड ऐसे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है सेल डिवीजन को केयरफुली। तो इन लोगों ने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, जिसको नाम दिया गया है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये डबल कर जाते हैं एंड डिवाइड करते हैं बिफोर ईच सेल डिवीजन। अब वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने नोटिस किया कि ये जो बिहेवियर है क्रोमोसोम्स का, इट इज सिमिलर टू हाउ जीन्स वर्क। उन्होंने इस नॉलेज को यूज किया टू एक्सप्लेन मेंडल अंकल के लॉ। और इम्पोर्टेंटली इन्होंने ये भी रियलाइज किया जो क्रोमोसोम होते हैं, जस्ट लाइक जीन्स दे कम इन पेयर। और हर जीन के वो होते हैं ना दो वर्जन अलील्स, ये जो होते हैं लोकेटेड होते हैं ऑन मैचिंग साइट्स ऑन मैचिंग क्रोमोसोम्स। इसको तुम ये भी कह सकते हो होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्या होता है? सेम, तो मैचिंग कह दिया। अब मियोसिस के दौरान क्या होता है? जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, ये लाइन अप कर जाता है, सेपरेट करता है इंडिपेंडेंटली। तो इससे सत्यन एंड बोवेरी ने सजेस्ट किया कि जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है पेयर का, वही तुम्हारा लीड करता है टू द सेपरेशन ऑफ जीन पेयर्स। क्योंकि जीन तो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है ना, तो जब तक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करेगा तो जीन पेयर कैसे सेपरेट कर जाएगा? अब यहाँ पे अपने सेल डिवीजन का क्या है? मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस कैसा है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। अब देखो, तुमने यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम देखा है। अब एनाफेज के दौरान क्या होता है? मियोसिस वन के दौरान जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं वो मेटाफेज की प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, है ना। अब अपने पास यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में क्या है तुम अगर देखो, तो ये पॉसिबिलिटी वन वाला कॉलम है और ये पॉसिबिलिटी टू है। पॉसिबिलिटी वन में क्या है? ऑरेंज और ग्रीन जो है साथ में सेग्रीगेट कर रहा है, और येलो और रेड साथ में सेग्रीगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ऑरेंज और रेड सेग्रीगेट कर रहा है, येलो और ग्रीन कर रहा है ना। इसने तुम्हें बेसिकली क्या बताया कि इस साइड वाले अपने अलग सेग्रीगेट होंगे, इस साइड वाले अपने अलग सेग्रीगेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि येलो ग्रीन को उठा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जिस साइड है उसी साइड सेग्रीगेट। और यही तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट। एकदम सिंपल सी बात है ये। अब जब अपने सत्तन अंकल ने यूनाइट किया नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जो आते हैं अपने एक नए अंकल, अपने नए अंकल हैं टीएच मॉर्गन या फिर थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या किया? ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी तो सदन बॉबी ने, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो दिया हमारे टीएच मॉर्गन या फिर थॉमस हंट मॉर्गन ने। ये है तुम्हारा PYQ। अंकल का नाम पूछा गया था, ठीक है। इनके कलीग भी थे पर कलीग का नाम नहीं बताया, पर अंकल का नाम बताया है। तो अब अंकल ने क्या किया? अंकल ने स्टडी की ट्रेड्स इन फ्रूट फ्लाइज, जिसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, फ्रूट फ्लाइज इक्वल्स टू ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर PYQ। तो अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर इन्होंने क्या किया? कौन सी स्टडी की? जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड थी। सेक्स क्रोमोसोम अर्थात एक्स एंड वाई, है ना। अब इन्होंने जो सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया जैसे हमारे मेंडल अंकल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया था, तो इन्होंने मेट किया है येलो बॉडी और वाइट आई वाली फीमेल को। कैसी है? येलो बॉडी, वाइट आई। ये किसकी है? फीमेल की। और मेल कैसा था इनका? ब्राउन बॉडी वाला
विथ रेड आई, है ना, और इन्होंने इसका क्रॉस किया। अब अंकल ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, इसका रीजन ये है कि ड्रोसोफिला जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और एक सिंगल मेटिंग में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज को प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ मेल और फीमेल में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि मेल जो होता है वो छोटा होता है साइज में एंड फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है साइज में। और इनको जो है आप सिंपल से सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो कर सकते हो इन द लैबोरेटरी। अब इशू क्या आया ना, कि इन्होंने जब इसका क्रॉस करवाया तो इन्होंने कुछ देखा कि जो दोनों जीन्स हैं बॉडी कलर के और आई कलर के, वो सेपरेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली F2 जनरेशन में। और रिजल्ट जो था वो 9:3:3:1 नहीं आया। तो अब मेंडल अंकल की बात पे क्वेश्चन आया, क्योंकि सेग्रीगेट तो नहीं किया ना इंडिपेंडेंटली। तो अब ऐसे में इनको ये तो पता था कि ये जो है एक्स क्रोमोसोम पे रिलेटेड है, लेकिन कुछ हुआ है, इनको ये समझ में आ गया था। तो इस इशू को एट्रीब्यूट किया गया है किसको, इन्होंने इसको एट्रीब्यूट किया गया टू लिंकेज। लिंकेज क्या चीज होती है, लिंकेज को इन्होंने कहा कि जब दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे हो तो ये फिजिकली क्लोज होते हैं, और इसी क्लोज एसोसिएशन को लिंकेज कहा गया है। ठीक है, टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, इससे क्या आता है, फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन, एंड दैट इज लिंकेज। अब इसके अलावा इन्होंने और क्या चीज नोटिस की, कि कुछ जो तुम्हारे जीन्स थे सेम क्रोमोसोम पे वो टाइटली लिंक्ड थे। टाइटली लिंक्ड अर्थात एकदम चिपके चिपके होंगे, तो ऐसे केस में लेस रिकॉम्बिनेशन थी। रिकॉम्बिनेशन यानी नया वैरायटी जो बना वो रिकॉम्बिनेशन में आता, तो टाइटली लिंक्ड होने पे लेस रिकॉम्बिनेशन है। क्यों हुई, क्योंकि वो एक साथ चिपक के रह गए। और जहां पे हमारा लूजली लिंक्ड थे, लूजली लिंक्ड, वहां पे हाई रिकॉम्बिनेशन नजर आई। ठीक है, यानी हाई रिकॉम्बिनेशन यानी कि वो ज्यादा इजीली सेपरेट कर गए। अब अगर हमें ये समझना है कि इन क्लोज जीन्स कितने क्लोज थे, तो ये क्लोज जीन्स जानने के लिए आते हैं अपने अंकल, न्यू अंकल अपने अल्फ्रेड स्टर्ट ए वैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन को जाना है, तो उन्होंने मैपिंग की है, जीन की पोजीशन मैपिंग हुई है यहाँ पे, जीन मैपिंग मान लो। ठीक है, इससे उन्होंने क्या पता लगाया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन यूज करा है इन्होंने। और इन्होंने पता क्या किया है कि डिस्टेंस कितना है बिटवीन जीन्स, तो इससे उन्होंने उसकी पोजीशन निकाल ली है। तो अब इससे क्या बनाया, सर ने जेनेटिक मैप्स बनाए। अब ये मैप्स क्या बताएंगे कि जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे तुम्हारा कोई खजाने का मैप होता है, तो खजाने का मैप क्या बताता है कि खजाना कहाँ पर है ना, ऐसे डॉट 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 करके ले जाएगा और खजाने की जगह पे ऐसे क्रॉस बना देगा, खजाना यहाँ पर है। जेनेटिक मैप ऐसा नहीं दिखता, वो थोड़ा सिंपल होता है। वहां पे ये बताया जाता है कि जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये जो जेनेटिक मैप्स होते हैं ना, दे आर एसेंशियल फॉर प्रोजेक्ट्स। कैसे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि HGP हो गया, ह्यूमन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये तुम्हारा अगले चैप्टर में है, उसको भी हम देख लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो तुम्हारे मॉर्गन अंकल ने क्या पढ़ा कि फ्रूट फ्लाइज में ट्रेट्स कैसे लिंक्ड हैं टू द सेक्स क्रोमोसोम्स। इन्होंने ये भी निकाला कि जो जीन्स है सेम क्रोमोसोम पे वो एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हो सकते थे या फिर लूजली लिंक्ड हो सकते थे। और ये मेजर किया गया है यूजिंग रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज
which led to the development of genetic maps, right? अब ये दे रखा है अपने एनसीईआरटी में डायग्राम, जिसमें तुम्हें लिंकेज दे रखा है, क्रॉस ए क्रॉस बी। अगर तुम याद करो, क्रॉस ए में अपनी फीमेल कैसी ली गई थी, येलो बॉडी वाली और व्हाइट आई थी उसकी। मेल कैसा था, ब्राउन बॉडी वाला और कैसी आंख थी, रेड कलर की आई थी। तो जो रिसेसिव है, मेल को इन्होंने वाइल्ड टाइप दिखा दिया है और येलो व्हाइट अपनी फीमेल हो गई, है ना। अब देखो, फीमेल इज येलो व्हाइट यानी इसमें दोनों नॉर्मल रखा है। मेल वाइल्ड टाइप है, सिर्फ एक्स पे लोकेटेड है, ये तो वाई पे कुछ नहीं बनाया गया है, ये वाला वाई है। तो उन्होंने एक्स पे यहाँ पे तुम्हें वाइल्ड टाइप के लिए वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बना दिया, है ना। उसको तुम ऐसे मान सकते हो, अगर तुम इधर वाले को कैपिटल मान लो, तुम इसको स्मॉल मान सकते थे, पर इन्होंने दोनों को स्मॉल और प्लस लगा दिया। तो ये इनका लॉजिक था। अब F1 जनरेशन निकलेगी, तो हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड बना तो एक ये नॉर्मल आ गया और दूसरा इधर वाला नीचे उतर आया, तो बन गया हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड दिख रहा है तुम्हें। और इधर वाले में क्या होगा, इधर वाले में फीमेल आ गई, तो तुम्हें इन एनी केस यहाँ पे येलो व्हाइट दिखेगा। तो F1 जनरेशन में अपने को दिख रहा है कि जो फीमेल है, अब वो वाइल्ड टाइप बन चुकी है, एंड जो मेल है वो कैसा दिख रहा है तुम्हें, येलो व्हाइट। अब इसके आगे फिर से इसका क्रॉस करते हैं हम लोग, है ना। तो फिर से तुमने अगर क्रॉस किया तो तुम्हें दिख रहा है पेरेंटल टाइप, देखो पहले 98.7% है, रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% है। इससे अपने को क्या पता चलता है कि ये जो है टाइटली लिंक्ड है। यहाँ पे देखो, पेरेंटल टाइप 62.8, रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2, 37.2 स्टिल हाई, तो इसको हम लोग लूजली लिंक्ड कहेंगे, है ना। लूजली लिंक्ड है, इसको देखो दूर दूर भी दिखा रखा है यहाँ पे। अब अगर हम टाइटली वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो एक तो जैसा पेरेंटल में था वाइल्ड टाइप, एक तो वैसा उतर के नीचे आ ही जाएगा, है ना। देखो वो तुम्हें यहाँ पे दिख गया। अब एक्स वाई अगर अपने पास है, तो ऑब्वियस सी बात है 50% मेल 50% फीमेल तुम्हें दिखेंगे। तो ये नीचे वाले 50% फीमेल है, ऊपर वाले 50% मेल है, ये तुम क्रोमोसोम देख के पता कर सकते हो। तो अब तुम अगर बात करते हो फीमेल वाले की, है ना, तुम पहली बात क्रॉस कैसे करोगे। यहाँ पे पहले वाई डब्ल्यू था, तो अब नीचे उतर के वाई डब्ल्यू ही आएगा ना। दोनों ही वाई डब्ल्यू है, तो नीचे वाई डब्ल्यू ही आ सकता है। क्या ही डिफरेंस हो जाएगा इससे। और यहाँ पे एक ही था, तो वहां नीचे भी उतर के एक ही आएगा। तो उसी के बेसिस पे क्रॉस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तुम्हारे इसमें पेरेंटल टाइप में नीचे उतर के आने में, ये बात हमेशा याद रखना, पापा से कभी बच्चे को एक्स वाला पास नहीं होता है, याद है ना सबको, है ना। एक बार ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हेल्प हो जाएगा उससे। मेल फीमेल की बात कर ले, फीमेल इज एक्स एक्स, मेल इज एक्स वाई। इससे तुम्हें गमीट मिलेगा एक्स ही, पर मेल से तुम्हें दो गमीट मिलते हैं, एक एक्स और एक वाई। अगर ये एक्स इस एक्स से मिलता है तो फीमेल डॉटर, अगर मतलब डॉटर, और ये एक्स वाई से मिलता है तो इट इज अ सन। तो पापा से बच्चे को कभी भी एक्स तो मिलता नहीं है, तो ये पापा का एक्स तो बच्चे के पास कभी आता ही नहीं, उसके पास वाई ही आएगा, है ना। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर वाला तुम्हें यहाँ पे नहीं आ रहा, ऑप्शन वो है ही नहीं। तो बच्चे के पास हमेशा तुम नीचे वाला एक वाई तो रख दोगे, और ऊपर जो है पेरेंटल से तुम उठा लाओगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक वाई है, एक वाई प्लस है, एक डब्लू है, एक डब्लू प्लस है ना। अब इसका तुम्हें रिकॉम्बिनेंट्स बनाना है। क्या बनेगा इसका, मेल की अगर हम बात करते हैं, तो तुम्हें एक मिल सकता है, एक वाई डब्ल्यू होगा, एक वाई प्लस डब्ल्यू होगा, एक वाई डब्ल्यू प्लस होगा, और एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस होगा। ये तो तुम इसका खुद ही क्रॉस निकाल लेते, है ना। अब तुम यहाँ पे देखो, यही मिलेगा तुम्हें, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस क्रॉस, वाई प्लस डब्ल्यू हो गया, वाई डब्ल्यू हो गया, वाई डब्ल्यू प्लस हो गया। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेट मत करना लाइफ में। जैसे तुमने इसका निकाला, अब तुम अगर हम बात करते हैं डॉटर की, तो डॉटर में मिलेगा ही। अब पापा के पास तो एक ही है, तो सब डॉटर के पास वही एक्स जाएगा, तो एक वाई डब्ल्यू तो फिक्स्ड है। अब सेम जो तुमने सन में दिया था वो नीचे भी डाल दो, बस यहाँ पे वाई क्रोमोसोम हटा के तुम ये
एक्स वाला जो पापा का था वो डाल देना। इट इज वेरी 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 सिंपल। यहाँ पे तुम्हें याद रखने के लिए ये सब तो क्या ही याद रखोगे, मैंने बता दिया कैसे करना है। याद रखने के लिए तुम पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज याद रख लेना। ठीक है, इतना याद रखना है बस। क्रॉस बी में तुम्हें क्या दिखा रहा है, क्रॉसिंग बिटवीन जीन्स डब्ल्यू एंड एम। राइट, डोमिनेंट जो है वाइल्ड टाइप अलील्स अपने रिप्रेजेंट किए हैं प्लस साइन एंड सुपरस्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, इट इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम, दैट इज क्लियर टू अस। वो तो अपने को रिकॉम्बिनेंट टाइप्स देख के ही पता चल गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है। पॉली यानी बहुत सारे, जीन्स तो जीन्स ही होते हैं, यानी कि बहुत सारे जीन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे जीन्स जब मिलकर के ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हो तो उसको हम लोग कह देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अब देखो मेंडल अंकल जो हमारे थे, उनकी जो स्टडी थी, इट वॉज मेनली फोकसिंग ऑन ट्रेट्स विद डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, है ना। लेकिन बहुत से ट्रेट्स जो होते हैं वो इतने क्लियर कट नहीं होते हैं और उनकी बहुत सारी रेंज होती है। जैसे अगर तुम बात करो ह्यूमन हाइट की, है ना, एग्जाम्पल दे रखा है अपने को ह्यूमन हाइट ही, तो ह्यूमन हाइट में ऐसा तो है नहीं कि एक 6 फुट का इंसान हो सकता है और दूसरा 5 फुट का। इन बिटवीन भी तो वैल्यूज होती है, इनके ऊपर नीचे तो वैल्यूज हो सकती है ना। तो ऐसे केसेस में जो अपना होता है कि ये जो ट्रेट्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। ऑल्सो ये इनको एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल तुम्हारा ह्यूमन स्किन कलर भी हो सकता है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है इसमें ईच अलील जो है, अलील क्या होता है अपना जीन का वेरिएंट, वो कंट्रीब्यूट करेगा टू ट्रेट। तो स्किन कलर की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास 3 जीन्स होती हैं ए बी सी, जो स्किन कलर को कंट्रोल करती है। अगर किसी इंसान के पास सारे कैपिटल आ जाए, है ना, तो ऐसे में तुम्हें दिखेगा डार्केस्ट स्किन कलर। वहीं किसी सबके पास छोटा छोटा आ जाए, स्मॉल में आ जाए, तो यू विल सी द लाइटेस्ट स्किन कलर। और इसका मिक्स आया तो कुछ स्किन कलर इन बिटवीन हो जाएगा। मिक्स कैसे, ऐसे, तो ये इन बिटवीन स्किन कलर देगा। राइट, तो जो टोटल बात क्या बताइए, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स एंड योर जीन्स व्हिच डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ योर स्किन। इसमें पीवाईक्यू एक था, वो क्या था कि बता रखा था कि अगर दो या फिर ज्यादा जीन्स जो है कंट्रोल करते हैं किसी ट्रेट को तो उसको क्या कहते हैं, आंसर था टिक करना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। राइट, तो इसके नाम में ही तुम्हें पीवाईक्यू मिल रहा है। इस टॉपिक से इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं जानना। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मैंने तुम्हें टर्म वहीं पे दिखाया था जहां पे हमने स्टार्च की बात की थी। तो क्या पता चला था अपने स्टार्च से कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा ट्रेट को इफेक्ट करती है। प्लियोट्रॉपी, राइट, वन जीन मेनी इफेक्ट्स, वन मैन आर्मी, राइट, दैट इज आर प्लियोट्रॉपी। ऐसी जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कह सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो जीन है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है डिफरेंट मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवेज को, तो उसकी वजह से वेरियस ट्रेट्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल है ह्यूमंस में एक कंडीशन विच इज फिनाइल कीटोनूरिया, है ना, फिनाइल कीटोनूरिया। अब फिनाइल कीटोनूरिया में क्या है कि ये जो है तुम्हारा कॉज होता है ड्यू टू अ म्यूटेशन इन अ जीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एन एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेस। क्या नाम बोला, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेस। अब क्या हो रहा है, सिंगल जीन म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन से जो है तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अच्छे से बन नहीं रहा एंजाइम, और क्या हो जाएगा,
म्यूटेशन हो जाएगी। अब म्यूटेशन से तुम्हें मल्टीपल ट्रेट्स नजर आएंगे। मल्टीपल ट्रेट्स कहाँ नजर आ रहे हैं कि इसकी इफेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट पड़ रहे हैं। जैसे इसके कम होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन दिखती है, मतलब आईक्यू लेस सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हो, मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा क्या, डिक्रीज इन हेयर एंड स्किन कलर, है ना, मतलब डिक्रीज इन हेयर एंड हेयर लॉस। एंड स्किन कलर में क्या हुआ, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है ना, स्किन पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जीन का म्यूटेशन जो है अफेक्ट कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स हेल्थ एंड अपीयरेंस, राइट। ये है अपना प्लियोट्रॉपी। इसमें भी तुम्हें मेजरली क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक जीन मेनी इफेक्ट्स दे रही हो, यानी a single gene is exhibiting multiple phenotypic expressions, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी विल बी द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तो छोड़ो, पर अपने एक हैंकिंग अंकल है, ठीक है, हैंकिंग अंकल, इन्होंने क्या बोला, हैंकिंग अंकल अपने बोले कि ऐसा है कि जो स्पर्म्स हैं उसमें से 50% को एक कुछ अलग सा स्ट्रक्चर मिलता है स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, लेकिन बाकी 50% को नहीं मिलता है। तो अब जिन 50% को मिल रहा है उन्होंने उसको एक्स बॉडी कह दिया, अर्थात उस स्ट्रक्चर को कह दिया गया है एक्स बॉडी। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, एक्स बॉडी। पर इसकी सिग्निफिकेंस अंकल ने बताया नहीं अपने को, लेकिन एक्स बॉडी जो है इट इज अ क्रोमोसोम, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है एक्स क्रोमोसोम। तो अब आती हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कुछ वर्ड्स क्लियर करते हैं। पहला होमोगेमेटी, दूसरा हेट्रोगेमेटी। तो अगर मैं तुम्हें नाम लिख के दे दूं होमोगेमेटी, तो इससे क्या दिख रहा है तुम्हें, होमो सेम, गमीटी यानी गमीट्स बना, तो ऐसी हालत जब सेम गमीट्स बन रहे हो, मतलब ऐसा कंडीशन। दूसरा वर्ड विल बी हेट्रोगेमेटी, हेट्रो अर्थात डिफरेंट, गमेटी मतलब गमीट्स का बनना, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स बन रहे हैं। तो यहाँ तो अपने पास अब फीमेल गमीट हेट्रोगेमेटी हो गया, फिर मेल हेट्रोगेमेटी होगी। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म्स। पहला जो हम पढ़ेंगे इट विल बी एक्स ओ टाइप, ठीक है। इसमें तुम्हें एग्जांपल्स पता होने चाहिए, पीवाईक्यू में वो आ चुका है। तो एक्सो टाइप में क्या है अपने पास, इंसेक्ट्स एंड कौन, ग्रास हॉपर्स। तो इंसेक्ट्स एंड ग्रास हॉपर्स जो है हमें दिखाती हैं एक्सोटाइप। एक्सोटाइप का मतलब क्या है कि जो फीमेल्स होंगी और जो मेल्स होंगे। फीमेल्स में आपको दिखते हैं ऑटोजोम्स प्लस एक्सएक्स, एंड मेल में दिखेगा आपको ऑटोजोम प्लस केवल एक्स, राइट। यहाँ पे और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारे स्पर्म्स हैं उन्होंने किसी एग को फर्टिलाइज किया, तो अब जिस स्पर्म के पास अगर एक्स वाला क्रोमोसोम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओ लिख दो, जिसके पास एक्स वाला क्रोमोसोम हुआ उसने अगर एग एग को वो फर्टिलाइज किया तो तुम्हें मिलेगा एक फीमेल। और अगर ऐसे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो बनाएगा मेल, राइट। तो ये अपने क्या हो गई, तुम्हें डिफरेंस किसमें दिख रहा है, डिफरेंस अपने को दिख रहा है मेल में, यानी यहाँ पे है तुम्हारी मेल की हेट्रोगेमिटी। एग्जाम्पल लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास आता है एक्स वाई टाइप। एक्स वाई टाइप तो तुमने ह्यूमंस में भी सुना है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स है अपने ह्यूमंस एंड
ड्रोसोफिला। यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे मेल फीमेल, तो फीमेल में तुम्हें दिखेगा, सॉरी मेल में दिखेगा ऑटोजोम प्लस एक्स वाई डिफरेंट टाइप, एंड फीमेल में है ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स। फिर से ये तुम्हें मेल हेटेरोगेमिटी का केस दिख रहा है है ना। यहाँ पे क्या है कि मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम है और उसका काउंटर पार्ट जो है वो थोड़ा उससे छोटा है, तो उसको हमने वाई क्रोमोसोम कह दिया है। तो अब अगर एक्स वाला क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है इसको, एग को, तो क्या बनेगा फीमेल। वाई वाला क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा मेल, है ना। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में क्या होता है 22 प्लस एक्स वाई मेल्स में, और फीमेल्स में होता है 22 प्लस एक्स एक्स। तो अब ये तो एक्स ही है, मेल्स में क्या बना एक एक्स और एक वाई, वाई ने फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा मेल, एक्स ने फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा फीमेल, है ना। बेसिक सी बात है। सेम तुम ड्रोसोफिला का मानो, तो ये तुम्हारा क्या है फिर से यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी। नेक्स्ट अपना एक केस आता है फीमेल हेट्रोगेमिटी का, है ना। फीमेल हेट्रोगेमिटी की अगर हम बात करते हैं अब, तो दैट इज तुम्हारा जेड डब्ल्यू टाइप। जेड डब्ल्यू टाइप किसमें दिख रहा है बर्ड्स में, फीमेल बर्ड। फीमेल बर्ड तो कह दिया मतलब बर्ड की बात की बेसिकली, फीमेल थोड़ा फीमेल में आता है, बर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बर्ड में क्या होगा फीमेल में अपने को दिखेगा ऑटोजोम प्लस जेड डब्ल्यू, और मेल में दिखेगा अपने को ऑटोजोम प्लस जेड जेड। तो अगर मेल का जेड अब फर्टिलाइज करता है जेड को तो अपने को मिलेगा क्या मेल, और मेल का जेड फर्टिलाइज करता है डब्ल्यू को तो क्या मिलेगा फीमेल। बेसिक सी बात ये है। ये अपना क्या केस है फीमेल हेट्रोगेमिटी का, किसमें दिखेगा पंछी में, है ना। अब अपने पास एक लास्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। अब हनी बीज में कुछ डिफरेंट चल रहा है। हनी बीज में क्या हो रहा है ना कि ये जो है एक डिफरेंट टाइप चलती है इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन की, विच इज नोन एज हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हनी बी में सेक्स डिटरमाइन यानी कि जो इंडिविजुअल कैसा बनेगा वो डिटरमाइन होता है बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास है। तो स्पर्म जो है जब एक फर्टिलाइज करती है एक एग को, तो वो फीमेल भी बन जाएगा, विच कैन ईदर बी अ क्वीन और अ वर्कर, वो किसी और चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन जब एग फर्टिलाइज ना हो तो वो डेवलप कर जाता है इनटू अ मेल बी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। याद हो तो अब देखो फीमेल भी है हमारी डिप्लॉयड, फीमेल इज डिप्लॉयड, और मेल कैसे हैं मेल है अपने 16 हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हुआ क्या फीमेल ने की मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बने यहाँ पे 16 क्रोमोसोम के दो दो गमीट्स। मेल्स करेंगे माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन और बनाएंगे एक 16 का गमीट। अब क्या होना है एक 16 अपना बन गया पार्थिनोजेनेसिस से मेल, और एक 16 जो है मेल से फर्टिलाइज होके बन गया फीमेल। फीमेल का कितना 32। ठीक है, बेसिक सी बात यहाँ पे यही हुई। तो मेल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, है ना। मेल्स के फादर्स नहीं होते, कैसे होंगे फादर, अब तो मुझे बताओ। मेल तो डायरेक्ट फीमेल से बना ना, तो उसके फादर हो सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं हो सकते। दिख रहे तुम्हें होते हुए फादर नहीं हो सकते।
और उसके सन भी नहीं हो सकते। सन कैसे होंगे? अगर मेल ने अपना एक क्रोमोसोम दे मतलब यहाँ पे अपना गमीट दिया तो फीमेल बन जाएगा ना। लेकिन अब जो मेल से ये फीमेल बनी, इसको तो एक बच्चा हो सकता है ना मेल, किससे? पार्थेनोजेनेसिस से। तो इसका ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकता है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन इज पॉसिबल। समझ गए कैसे पॉसिबल है ना? लेकिन ये फादर्स नहीं हो, इनके फादर्स नहीं हो सकते, इनके सन्स भी नहीं हो सकते। इजी सी बात थी। अब देखो, हम बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जो है तुम्हारा, इट इज लाइक अ जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज क्या है? जब कोई डीएनए जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है वो मिक्सअप हो जाए, फिर ऑल्टर हो जाए, जिससे ऑर्गेनिज्म जो है थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंट एक्ट कुछ हो जाए, तो इट विल बी म्यूटेशन। ये सिंपल से वेज में हो सकता है, जैसे कि कभी कभी कोई पीस ऑफ डीएनए लॉस्ट, गुम जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा, है ना? कैसे हो सकता है ये? डीएनए पीस एडेड और डिलीटेड। अब इससे डिफरेंस क्या पड़ेगा? जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है अपना डीएनए का, उसमें या तो कुछ एक्स्ट्रा आ गया है या तो कुछ खो गया है, तो डिफरेंस पड़ा ना। और दूसरा क्या है? जब सिर्फ कुछ टाइनी पार्ट ऑफ डीएनए जो है चेंज हो जाए, टाइनी पार्ट ऑफ डीएनए चेंज्ड, तो ऐसे में क्या होगा? एक मैंने मान लो एक किताब लिख रही हूँ मैं, उसमें एक छोटा सा टाइपो एरर कर दिया। मैं तुम्हें मैसेज लिख रही हूँ व्हाट्सएप पे, मैंने उस पर एक टाइपो एरर कर दिया, बात तो बदल गई ना, है ना? बदल गई, तो बिग डिफरेंस आ गया। तो अब ये जो चेंज है डीएनए में, ये इफेक्ट कर देगा क्रोमोसोम को, जिसकी वजह से इशू आ सकता है, और स्पेशली इन थिंग्स लाइक कैंसर सेल्स। अब ये जो जेनेटिक मिक्सअप अप है, इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय सर्टेन थिंग्स इन द एनवायरमेंट, जैसे कि यूवी रेस, है ना? ये जो चीजें होती हैं जो म्यूटेशन को ट्रिगर करती हैं, उनको हम कहते हैं म्यूटाजेंस, राइट? म्यूटेशन का एक एग्जांपल तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया भी है, जहाँ पे एक टाइनी चेंज डीएनए के अंदर लीड करता है टू अ हेल्थ प्रॉब्लम, राइट? म्यूटेशन कैसे हो रहा है उसको छोड़ो, बाकी बात पे फोकस करते हैं कि डीएनए मिक्सर जैसा है, और वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, जैसे कि क्या? यूवी रेस। तो अब पेडिग्री एनालिसिस मैंने तुम्हें यहाँ पे कराना नहीं है, पेडिग्री एनालिसिस की मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तुम वो जाके देख लेना। तो पेडिग्री एनालिसिस को छोड़ो, हम उसके आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट? अब हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहा है? क्योंकि ये जो है तुम्हारे ऑल्टरेशन या फिर म्यूटेशन की वजह से होते हैं सिंगल जीन, और इनमें तुम्हारी दिखेगी इनहेरिटेंस, विरासत में मिलती हैं दिक्कतें ये। तो इसको हम लोग जो पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से मिला, कहाँ जा सकता है, इसलिए इसको हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर कह दिया है। तो सबसे पहला अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर है किस चीज का? कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जहाँ पे लोग रेड एंड ग्रीन कलर्स, जो तुम्हारी बेसिक कलर्स होती हैं, उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता पाते, ठीक है? तो डिफरेंट कहाँ पे आएगा? रेड एंड ग्रीन कोन में, है ना? ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, अर्थात दिक्कत कहाँ की है? एक्स क्रोमोसोम की है, राइट? तो ये तुम्हारा कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो अब देखो, ये तुम्हारे 8% मेल्स में और ओनली अप्रोक्स 0.4% फीमेल्स में दिखता है, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। मेल के पास होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास होते हैं दो एक्स क्रोमोसोम। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हें ये डिफरेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेल में एक भी आ गया, भले ही वो रिसेसिव हो या जैसा भी हो, एक भी आ गया इशू, तो उनके पास तो एक ही एक्स है, तो यहाँ पे उन्हें अफेक्टेड शो करेंगे।
और फीमेल के पास होते हैं 2 eggs। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मदर कैरियर थी, पापा भी कलर ब्लाइंड थे, उनकी शादी हो गई। रेयर केसेस हैं। तो ऐसे में अगर एक एक्स पे भी मिला तो वो तुम्हारा कैरियर हो सकती है, अफेक्टेड नहीं होंगी। इसलिए यहाँ तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है 8% मेल और 0.4% फीमेल्स का। अब देखो, जो फीमेल्स जीन कैरी करती हैं उनके बच्चों को 50% चांस है ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि हमने कहा है विमेन कैरी कर रही हैं जीन, हमने ये थोड़ी कहा अफेक्टेड है। कैरी कर रही है अर्थात उनके पास दो है ना, तो बेटे को ये मिला ये मिला, 50% चांस है ना। और डॉटर्स तब तक अफेक्टेड नहीं होंगी जब तक उनकी मम्मा कैरियर ना हो, पापा कलर ब्लाइंड ही ना हो, या फिर मम्मी भी कलर ब्लाइंड है, पापा भी कलर ब्लाइंड है। ऐसे केसेस में ही बच्ची इफेक्ट हो सकती है, इसलिए बहुत कम चांसेस होती है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा है? ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है? ये एक ऐसी डिसीज है जो अफेक्ट करती है ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, खून बहता जाता है बहता जाता है बहता जाता है बहता जाता है। तो ऐसे में इतना सारा खून बह गया तो इंसान मर जाएगा ना, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है? इट इज कॉज्ड बाय प्रॉब्लम विद द प्रोटीन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इतना समझ आ गया अपने को। ये कैसे पास होगा? कैरियर मॉम से अपने बच्चों को। तो फीमेल का इफेक्ट होना तो फिर से एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि ऐसे में उसकी मम्मी को कैरियर होना पड़ेगा और पापा को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। और पापा अगर हीमोफिलिक है तो बहुत कम चांसेस है ना कि वो उतनी एज तक रह पाएंगे, है ना। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, कम से कम कभी ना कभी तो जिंदगी में ब्लीड करे होंगे ना, फिर तो तब तक चल बसे होंगे। तो इट इज वेरी 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 रेयर। ये अपन ने देखा है क्वीन विक्टोरिया के घर में। क्वीन विक्टोरिया, राइट। पेडिग्री एनालिसिस से उनके घर में ये दिखा था। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैसे मिलता है, ये तुम्हें बताने की आई डोंट थिंक जरूरत है, एक बार तब भी लिख देते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में ये तुम्हारी कैरियर होती है और ये अफेक्टेड होती है, और ये नॉर्मल है। फीमेल की अगर हम बात करें तो, और मेल ये वाले अफेक्टेड है और ये वाले नॉर्मल है। मेल में कभी भी कैरियर का केस नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स तो है यार, उसमें तुम क्या कैरियर बनाओगे, है ना। नेक्स्ट अपना आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया कैसा है? ये है ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट। अब इस ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव से याद आया, तुम्हें एक डायग्राम के नीचे ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट भी मिला होगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, वो पीवाईक्यू, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कैसा है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी कैसा क्या होता है, बस नाम जान लो, है ना। तो हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है? ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो इनहेरिट कब होगा? जब बोथ पेरेंट्स कैरियर होंगे, क्योंकि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है? मान के चलो स्मॉल ए तुम्हारा इशू है ना, तो ऐसे में इंसान कैरियर है, ऐसे में अफेक्टेड है, ऐसे में नॉर्मल है। तो कितना ही रेयर होगा ही मिलना, है ना। तो अब ये कैसे अलील से वो कंट्रोल होता है? HbA और HbS। अब जो HbS वाले हैं वो डिसीज दिखाते हैं। तो इसको तुम लोग कंपेयर कर लो, इस HbS को मान लो स्मॉल है और HbA को मान लो कैपिटल है। उसी के बेस पे तुम्हें बता दिया गया है। जिनके पास एक HbA यानी कि एक कैपिटल है और एक छोटा ए है, वो लोग कैरियर होंगे पर वो हेल्दी ही दिखेंगे। तो यहाँ पे इशू क्या हुआ है कि डिफेक्ट क्या आया है ना, कि सिक्स नंबर पे ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, इसकी हेमोग्लोबिन पे, वहां पे तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड था, है ना, ग्लूटामिक एसिड। अब उस ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारे वेलाइन ने, है ना। तो इन टोटल इशू क्या आया? ये जो GAG था,
ये GUG हो गया। एक ही इशू आया, देखो सिर्फ एक सिंगल बेस का इशू आया, पर अब डिफरेंट बन गया ना, अमाइनो एसिड तो डिफरेंट बन गया। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा बना, इससे क्या हुआ, इशू आ गया। इशू क्या आया है कि अब जो तुम्हारा ये नया हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना है ना, वो लो ऑक्सीजन टेंशन के चक्कर में पॉलीमराइज कर जाता है, और ऐसे में वो अपनी शेप को जो है, जो उसकी यूजुअली ऐसी शेप होती है बाइकॉनकेव सी, उसको वो कन्वर्ट कर देता है इनटू सिकल शेप। सिकल शेप कैसी सी होती है, चंद्रमा जैसे, आधे चंद्रमा जैसे ऐसी सी हो जाती है। अब अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे तुम लगा दो एक लाइन में, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, है ना। अब ये अपनी पाइप है, उसमें ऐसे ऐसे जाके अगर फंस गए तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी ना, समझ गए। अब इसके बाद आता है अपना फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया भी अपना एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब इसका क्या है, ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, फिनाइल कीटोनूरिया जो हम थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे अभी अभी, कि ये जो है इंडिविजुअल्स में क्या करता है, एक एंजाइम की कमी से हो जाता है। एंजाइम कौन सा था, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, अभी पढ़ा था हमने। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलानाइन को इनटू अनदर कॉल्ड टायोसिन, है ना। इसके कन्वर्ट ना होने से क्या हुआ, फिनाइल एलानाइन जो है अक्यूमुलेट कर गया। अक्यूमुलेट करके उसने क्या किया, उसने फिनाइल पायरुविक एसिड बनाया। क्या बनाया, फिनाइल पायरुविक एसिड, है ना, और उसके और भी डेरिवेटिव्स। अब ये जब बिल्डअप कर गए तो इन्होंने क्या किया, मेंटल, क्या किया, मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू की कमी, है ना। क्यों, क्योंकि ये जाके दिमाग में भी तो बस गया ना, बॉडी में घूम रहा दिमाग में भी जाके बस गया। ऑल्सो ये जो है एक्सक्रीट होते हैं थ्रू यूरिन, क्योंकि इनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती किडनी में। आगे बढ़ते हुए अपने पास आता है लास्ट वाला जो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कैसा है, थैलेसीमिया है अपना ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ही है, लिंक्ड रिसेसिव। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी ऑब्वियसली तभी होगा जब कैरियर से बच्चों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबिन चेंज की। तो अगर तुम देखो यहाँ पे प्रोडक्शन में दिक्कत है, यानी एक क्वांटिटेटिव इशू है, क्वांटिटी की कमी आ रही है ना। तो अगर तुम सिकल सेल एनीमिया की बात करो तो वहाँ पे क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो गई ना, तो एक क्वालिटेटिव इशू है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसीज दैट्स आल्सो इनहेरिटेड व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, linked to problems in the production of globin chains in the hemoglobin। हेमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को टू द ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है ना। तो अब यहाँ पे है क्या अपना, टू टाइप्स होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा चेन से तुम्हारा हेमोग्लोबिन बनता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से अनीमिया हो जा रहा है ना। अल्फा थैलेसीमिया जो है हैपेंस व्हेन जीन्स HbA1 and HbA2 on the chromosome 16 are mutated or deleted। बीटा थैलेसीमिया का होता है जब जीन HBB जो क्रोमोसोम 11 पर है उसमें इशू आ जाए। थैलेसीमिया में टू फ्यू और abnormal ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रहेंगे विच विल कॉज अनीमिया, राइट। बेसिक सी बात तुम्हें इतना ही बता रखा है, म्यूटेशन या फिर डिलीशन की वजह से हो रहा है ऑफ वन ऑफ मोर ऑफ द फोर जीन, इतनी सी बात है। तो ये तुम्हारा कैसा इशू है, क्वांटिटेटिव, है ना, कैसा इशू है, क्वांटिटेटिव। किसमें इशू आई, हेमोग्लोबिन के बनने में इशू आई। और एनीमिया कैसा इशू था, क्वालिटेटिव। क्यों, क्योंकि वहां पे वो सिकल के शेप में कन्वर्ट कर गया था ना, तो वो क्वालिटेटिव इशू था। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, विच इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है, ये जो है प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं
ड्यू टू नंबर और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब एन्यूप्लॉइडी कब होती है? जब क्रोमोसोम जो है प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग सेल डिविजन, है ना। पॉलीप्लॉइडी कब होती है? जब देयर इज एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन के पास टोटल कितना होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें 22 ऑटोसोम होते हैं प्लस एक पेयर एक्स वाई एक्स एक्स, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। अब कभी कभी इंडिविजुअल्स में या तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर कम हो जाता है क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ द पेयर्स। इसको हम ट्राइसोमी कह सकते हैं या फिर मोनोसोमी कह सकते हैं। ट्राइसोमी कब होगी? जब एक्स्ट्रा होगा। मोनोसोमी कब होगी? जब मिसिंग होगा। इन कंडीशंस की वजह से इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड आर नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। राइट। कुछ की बात अगर हम करें तो जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, पेयर में से एक की कमी हो जाए या मतलब ज्यादा हो जाए तो 2n+1, दिस विल बी ट्राइसोमी। 2n-1, दिस विल बी मोनोसोमी। फिर अपने पास आता है 2n+2 भी होता है, दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इसको तुम कह दोगे टेट्राजोमी। 2n-2, ये तो तुम्हारा नलीजोमी। वैसे आज तक तो ये सब आया नहीं है कि 2n+1 क्या होगा, 2n-1 क्या होगा। बेसिक बेसिक इसलिए मैंने बस बता दिया है। अब now we have three diseases in the NCERT, which are Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner's syndrome. Down syndrome क्या हो रहा है? It is caused by an extra chromosome. क्रोमोसोम कौन सा? 21वां। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कितने क्रोमोसोम मिले? 45। यूजुअली कितने होते हैं? 44 होते हैं, यहाँ पे 45 है। तो ये तुम्हें ट्राइसोमी ऑफ 21 भी इसको कह सकते हो तुम। ये जो अपना डिसऑर्डर है वो फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था बाई लैंगडन डाउन। राइट, ये लिख लेते हैं, लैंगडन डाउन नाम। डाउन कौन से साल में? 1866। ये क्वेश्चन मतलब आया है पीवाईक्यू में, लैंगडन डाउन ऑप्शंस में था मतलब। तो यहाँ पे हो गया रहा है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है उनकी शॉर्ट हाइट होती है विथ राउंड हेड। ठीक है, स्मॉल सा राउंड सा हेड होता है। फरोड टंग होती है उनकी, और उनका पार्शली ओपन माउथ होता है। फरोड टंग यानी कि उनकी जीभ मुड़ी से होती है, समझ रहे हो? बीच में जैसे हम करते हैं ना ऐसे स्ट्रॉ बनाते हुए अपने जीभ से, वैसा इट इज फरोड टंग। ऑल्सो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि जो पाम होता है, ठीक है, पाम पे क्रीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्रीज होते हैं। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है रिटार्डेड होती है, यानी कि इनकी डेवलपमेंट स्लो होगी। नेक्स्ट वी हैव क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्यों हो रहा है ये? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब क्या है यहाँ पे? ये एक्स एक्स वाई है, तो क्लियर सी बात है ये सिर्फ मेल में हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक्स ओ है, यानी ये किसमें हो रहा होगा? सिर्फ फीमेल में। उल्टा नहीं देखोगे तुम कहीं भी होता हुआ। तो अगर हम क्लाइनफेल्टर की बात करें तो कब हुआ? एक्स्ट्रा एक्स का क्रोमोसोम हो गया। राइट। तो यहाँ पे इशू क्या आया? इशू यहाँ पे ये आया कि तुम्हारा जो एडिशनल कॉपी आया उसकी वजह से ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट रहती है, लेकिन फीमेल डेवलपमेंट भी रहती है, फीमेल फीचर्स, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गायनेकोमास्टिया, ये भी दिख जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल यानी कि दे कांट रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट वी हैव टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ? एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे फीमेल्स जो होती हैं वो भी स्टेराइल होंगी, और उनकी ओवरीज जो है वो रुडिमेंट्री होंगी। रुडिमेंट्री मतलब वो फुल्ली डेवलप नहीं की होंगी। ऑल्सो तुम्हें दिखेगा कि उनकी सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अंडर डेवलप्ड रहेंगे, यानी कि जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं ना वैसे आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में बस इतना ही था। इतना ही क्या, बहुत सारा था। इस चैप्टर को तुम इम्पोर्टेंट समझो, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें दिखेगा, मैं इसके क्वेश्चंस की वीडियो ला दूंगी एकदम जल्दी से जल्दी। सो हम लोग कितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, 50, 60, 70, मेरी मर्जी। पर बेटर रहेगा तो उससे पहले ये सब कर लो ताकि अच्छे से हो जाए।
नाउ कीप ऑन स्टडिंग एंड फोकस हटना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखो एंड एक डिसिप्लिन फॉलो करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।